अभी हमने क्या सीखा है अभी तक? ग्रेविटी निकाल रहे हैं ना, जी का वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं। इसके पहले दो तीन लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है कि जी का जो वैल्यू है वो कैसे वैरी करता है। अलग अलग स्पेस में अलग अलग जगह पे जी का जो वैल्यू है अलग अलग है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ग्रेविटी जो है जी का वैल्यू मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, तो जी इज मैक्सिमम मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए ये हमने पढ़ा है अभी। जी का जो वैल्यू होता है वो होता है मैक्सिमम, और वो कहाँ होता है? अर्थ के सरफेस पे। देखिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हम लोग रहेंगे। ये देखिए ये जो बाहर ये सब दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग रहेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है जी का वैल्यू जो कि है 9.8। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाइट के हिसाब से, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर हम ऊपर चले गए, तो इसका कुछ एक्सप्रेशन था। देखिए, व्हेन व्हेन वी मूव अप फ्रॉम अर्थ सरफेस, व्हेन वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ जी जो है वो चेंज होता है, जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। देखिए, इसको मैंने बोला था एट एल्टीट्यूड बताया था। एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पे हमने जी का वैल्यू ऐसे निकाला था, जी हाइट पे। तो जी का वैल्यू हमें निकालना रहेगा, मान के चलिए 100 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर निकालना रहेगा। तो सारे वैल्यूज इसमें पुट कीजिएगा, आंसर आएगा। फिर मैं थोड़ा और आपको डिटेल कर देता हूँ। जी का जो वैल्यू होता है, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स टू। देखिए जी का वैल्यू है। एम पूछेगा, एम एम इज द मास ऑफ अर्थ, mass of earth, and r is the radius of earth, radius of earth। तो ये सारे वैल्यूज हमें पता है। उसके बाद हमने देखा था, ये हो गया एक केस, ये होगा दूसरा केस। अभी तीसरा केस देखिए, कि हम अर्थ के अंदर चले जाए, अगर अर्थ सरफेस के नीचे चले जाएंगे ना, तो भी जी का वैल्यू कम होगा। अभी मैंने बताया कि अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है, याद रखिए। अर्थ के ऊपर अगर आप जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह था, जी डी, जी मतलब डेप्थ, जी डी इज इक्वल टू था हमारा जी 1 - डी बाई आर। डी बाई आर करके ये रिलेशन था हमारे पास। ये जी का वैल्यू आप डाल दीजिए 9.8। 1 - डी मतलब 100 किलोमीटर अगर नीचे चले जाएंगे आप डेप्थ में, यहाँ से नीचे चलेगा 100 किलोमीटर, तो ये 100 किलोमीटर डाल दीजिए। और आर का वैल्यू ये देखिए 6 ये इतना किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। ये हमारा अर्थ रेडियस होता है, ये इसमें डाल देंगे। तो ये थर्ड केस हो गया। अभी जो नया केस आया है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं नया केस, वो है वेरिएशन ऑफ जी, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जो शेप है ना, आपको पता है कि वो बोलते हैं हम लोग स्फीयर है, लेकिन स्फीयर नहीं होता है, थोड़ा सा तो टेढ़ा होता है मतलब। और देखिए, अगर इसको हम कार्टेशियन के टर्म्स में इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे ये अगर y एक्सिस ले लेते हैं, ये हम x एक्सिस ले लेते हैं, तो ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बीचों बीच, ये C है हमारा, C को बोलेंगे सेंटर। सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन एक क्रॉस करेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। और एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो अर्थ सेंटर से क्रॉस करेगा, उसको हम बोलेंगे पोल। तो पोल कितने होते हैं? दो हमारे, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, नॉर्थ साउथ। तो देखिए, आपको पता है रेडियस, देखिए रेडियस पे भी डिपेंड करता है जी का वैल्यू, है ना। तो अगर इक्वेटर इक्वेटर से हम अगर चेक करेंगे आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू, तो रेडियस कुछ इतना होगा। रेडियस क्या होगा? इतना होगा। ये देखिए ये रेडियस इतना होगा इक्वेटर पे 6
6378, लेकिन हम जनरली क्या लेते हैं 6400 लेते हैं। और ये देखिए ऐसा पोल पे अगर हम चेक करेंगे ना, पोल के थ्रू रेडियस, तो वो रेडियस भी चेंज है। वो कितना है 6356, ये देखिए 56 है, ये 78 है। तो ये जो वेरिएशन है, कुछ कुछ किलोमीटर का जो वेरिएशन है ना, इसके कारण भी क्या होता है, जी का चेंज होता रहता है। तो फिर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, तो जी का वैल्यू मैक्सिमम आपको मिलेगा पोल पे। जी का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा पोल पे, और मिनिमम कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा इक्वेटर पे। क्योंकि देखिए रेडियस बढ़ेगा, आपको जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जी कैलकुलेट करने के लिए जी एम बाय आर स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास एक हमने कैसे डराइव किया था, ये न्यूटन सर के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के हेल्प से, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है mg होता है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये m से m गेट कैंसिल्ड एंड g इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि r का वैल्यू अगर बढ़ेगा, क्या होगा, r का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो g का वैल्यू घटेगा। तो क्या समझे, यहाँ देखिए ये ज्यादा है 78 है, ये 56 है, मतलब ये ज्यादा है ना, 78 ज्यादा है 56 कम है। तो ये देखिए r जब ज्यादा हो जाता है तो g का वैल्यू कम हो जाता है। अरे यहाँ देखिए r का वैल्यू कम हो गया तो g का वैल्यू ज्यादा हो गया। तो हम क्या बता देंगे कि इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो मैक्सिमम कवर करता है, जबकि पोल पे मिनिमम करता है, मिनिमम। तो मिनिमम रेडियस मींस मैक्सिमम जी, और मैक्सिमम रेडियस मींस मिनिमम जी। ये आपको थोड़ा सा नोट्स में लिख लेना है। तो वो भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जी इज, क्या बोला आपने, बोलिए। अच्छा बताते हैं, देखिए नहीं 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 नहीं, बताते हैं आपको। देखिए जी, जी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट, कहाँ पे, जी इज मैक्सिमम एट, कहाँ बोलेंगे हम लोग, पोल, एंड मिनिमम ऑन इक्वेटर। चलिए ये कर लीजिए। और जनरली, जो अगर अगर ये दोनों में से कोई आंसर ऑप्शन नहीं है, पोल और इक्वेटर ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या यूज करना है, जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस, एट द सरफेस। देखिए पोल भी एक तरह का सरफेस ही रहेगा, इक्वेटर भी एक तरह का सरफेस ही रहेगा, सरफेस का मतलब ये पूरा राउंड नहीं रहता है। ये हमारा और जो रहता है इस टाइप का रहता है कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। इस तरह का तो इलिप्टिकल टाइप थोड़ा सा होता है हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो है, इसके लिए। अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होता है, अर्थ सरफेस से ऊपर उठा तो भी कम होता है, ये फॉर्मूला से। अर्थ सरफेस के नीचे गया डेप्थ में, गए तो ये फॉर्मूला है, मतलब तो भी आपको जी का वैल्यू कमेगा। कमते कितना कम होगा, मान के लिए सेंटर पे चले गए तो जी इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू जो है वो हमारा 0 होता है। मुझे लगता है कि आपको वेरिएशन ऑफ जी बहुत कुछ सिखा दिया मैंने। नोट कर लीजिए इसको, और थोड़ा एक दो केसेस और देखते हैं क्या होने वाला है। चलो अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है। देखिए आज तक जो हम पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं, वो हमने बस यही सुना है कि वेट कितना है, उसका वजन कितना है, मास कितना है, दोनों एक ही चीज हम लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स दोनों को दो चीज मानती है। कैसे, मास का डेफिनेशन देखिए, मास का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ मैटर
प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ये पहला हो गया। और वेट क्या होता है? वेट फोर्स exerted by an object due to g। देखिए, ग्रेविटी ग्रेविटी के कारण जो उसमें फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स जो डेवलप हो रहा है ग्रेविटी के कारण, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेट बोलेंगे। और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है हमारा? वो होता है मास। कहने का मतलब है कि एक बॉल है, समझ लीजिए बॉल। तो बॉल के अंदर कितना हम मिट्टी भर सकते हैं, सैंड, या फिर सैंड, कितना सैंड भर सकते हैं। तो जितना सैंड हमने भरा ना, उसको बोलेंगे हम मास। लेकिन वो हम छोड़ेंगे, अगर यहाँ पे सैंड को हम वो जो बॉल था हमारा, बॉल को अगर छोड़ेंगे ना हम, तो वो जितने फोर्स से, जितने वेट से नीचे गिरेगा, जितने फोर्स से गिरेगा, जी जी को अप्लाई करने के बाद जितना फोर्स से वो नीचे गिरेगा, हम उसको बोलेंगे वेट। देखिए, और भी मैं कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ, उससे आपको हेल्प होगी। मास, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। देखिए, एसआई यूनिट ऑफ मास जो है वो होता है केजी। और जबकि एसआई यूनिट ऑफ वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? ऐसा, फोर्स इक्वल्स टू mg, मतलब न्यूटन। देखिए, इसका केजी में और इसका न्यूटन में होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास रहेगा कि मास जो है, मास इज कांस्टेंट बट वेट इज चेंजेस प्लेस टू प्लेस। किस तरह? देखिए, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट, it remains constant. Third, it changes place to place. अब थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं हम लोग। If m equals to 50 kg, calculate weight on earth surface and moon surface। देखिए, तो मास हमारा जो 50 केजी है, उसके हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे वेट। तो वेट जो है अर्थ पे, अर्थ पे वेट इक्वल्स टू mg होता है, आपको पता है। मतलब ये आप फोर्स भी लिख सकते हैं, वेट एफ ऑफ अर्थ। देखिए, मास देखिए 50 केजी था। जी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे आपको पता है वो होता है 9.8। 9.8 हुआ। आप दोनों को कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा? 40 और कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने और ये आ गया हमारा इतना न्यूटन। वेट जो है वो अर्थ सरफेस पे इतना आ गया। लेकिन वेट हम चेक करते हैं मून पे। मून पे चेक करेंगे तो मास हमारा 50 केजी रहेगा, लेकिन जी का वैल्यू जो है वो चेंज रहेगा, क्योंकि मून पे जी का वैल्यू आपको पता है 1.6 के आसपास होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा इतना, इतना न्यूटन। तो सोचिए, एक बंदा है जो अर्थ पे इतना न्यूटन का वेट होल्ड करता है, जबकि मून पे बस इतना न्यूटन का वेट होल्ड करता है। तो हम कैसे दोनों को सेम बोल देते हैं? सोचिए, सोचने वाली बात है। दोनों को कैसे सेम बोल देते हैं? दोनों सेम नहीं होता है। प्लेस टू प्लेस
वेट चेंजेस बट मास रिमेन्स कांस्टेंट, ये समझ लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, कैसे वेट जो है वो जीरो हो जाता है सैटेलाइट के अंदर जाके। मान के चलिए 80 न्यूटन है ना, ये 0 न्यूटन हो जाए या फिर 2 न्यूटन हो जाए, तो वेट इसका एकदम करीब करीब जीरो अगर हो जाए या बहुत कम वेट हो जाएगा तो वो तो फ्लोट ही करेगा ना, फ्लोट करेगा, कोई उसको खींचने वाला ही नहीं है, तो फ्लोट ही करेगा, ऑब्वियसली वाली बात है। तो वर्क नोट कीजिए। देखिए अब जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम बाय इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलेंगे सर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन द शेप, स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। कहने का ये मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एनर्जी दो तरह के होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वैसा एनर्जी जो ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन में होता है तो एनर्जी पोजेस्ट करता है, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, ऑब्जेक्ट के स्टेट पे मैटर करता है। स्टेट, आप पूछेंगे स्टेट क्या होता है? देखिए अगर कोई बंदा अर्थ के सरफेस पे है या कोई ऑब्जेक्ट कोई सिस्टम अर्थ सरफेस पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो होगा। लेकिन वही बंदा अगर टेरेस पे किसी बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। दूसरा, कोई स्टोन को देख लीजिए, कोई स्टोन जो है ये अर्थ सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी शून्य है, जीरो है, वो अगर हिलडुल नहीं रहा है तो। लेकिन वही स्टोन अगर माउंटेन के ऊपर रख दें तो उसके कुछ ना कुछ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है, क्योंकि वहां से छोड़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर बहुत कुछ होगी वहां पे। यही कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे मैटर करता है और उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह चेंज करता है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी किस तरह डिफर करेगा वो इस पे मैटर करता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब उस शेप कैसा है। मान के चलिए कि कोई स्क्वायर शेप का स्टोन है हमारे पास। कैसा शेप है? स्टोन स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर शेप का स्टोन को अगर हम माउंटेन के ऊपर डालेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। समझ में आता रही है? उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। और एक सर्कुलर स्टोन को डालेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन पे हो गया बात हमारा। उसके बाद ये देखिए पॉइंट है मैंने लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो जितने भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लेवल पे रहता है या कुछ भी अगर पोटेंशियल एनर्जी रहा ना उसमें, तो वो चाहेगा कि एकदम कम से कम पोटेंशियल एनर्जी रखे, मतलब जीरो भी रख सकते हैं पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रहता है। तो एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलिए ये एक स्प्रिंग है और ऐसा रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं हो रही है, वैसे तो वैसे छोड़ दिया हमने स्प्रिंग को, यहाँ पे देखिए छोड़ दिया है। अब स्प्रिंग को मैंने क्या किया, कंप्रेस किया है। कंप्रेस करेंगे ना, आप कोई भी स्प्रिंग लीजिए उसको कंप्रेस करेंगे तो वो क्या है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे तो फटक से वापस आएगा। फटक से वापस आके कहाँ चला जाता है? ऐसा नहीं है कि वो इलांगेट हो जाता, नहीं, वो वापस आ जाएगा अपने प्रीवियस स्टेट में, पहले वाले स्टेट में। मतलब वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा ना कि मिनिमाइज करे अपने पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये एक दूसरा केस है। तीसरा केस देखिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस केस में भी रहता है, अगर आप उसको इलांगेट कीजिए, खींचिए, स्प्रिंग को खींचिए, मतलब इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा मत खींच दीजिए, हुक्स लॉ से ज़्यादा बाहर मत निकल जाइए आप, उसको खींचिए। उसको खींचेंगे आप ना, और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो भी फिर बैक आएगा। वो बैक कहाँ आएगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करने आएगा, प्रीवियस स्टेट में आना चाहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। उसमें एक फॉर्मूला रहता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। अभी इस पे काम होगा अभी, क्योंकि सिर्फ ये टॉपिक डिस्कस हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाकी है, इसको करेंगे। उसमें ये कुछ समय डेरिवेशंस होंगे वो हम देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।